हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सीजीपीएससी मेंस की दृष्टि से हम बात करेंगे सामान्य हिंदी का मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके हम मॉडल आंसर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से आंसरों को हम अच्छा से अच्छे और बेहतर से बेहतर आंसर दे पाएँ और हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के शुरू करने से पहले एक ज़रूरी आपको सूचना दे दें कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एमके नॉलेज ग्रुप से नाम से है, आप वो सर्च कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और मेंस के और भी जो पेपर हैं, कुल जो 7 पेपर हैं, उन सभी पेपरों का हमने डिस्कशन किया है। हमारे प्ले लिस्ट में आप जाकर उसे देख सकते हैं और इसके अतिरिक्त टेलीग्राम से भी पीडीएफ वहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है। मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार के मॉडल आंसर के लिए आप वहाँ पर ज्वाइन करें और करेंट अफेयर से संबंधित जो भी हैं सीजी और क्या होता है इंडिया का सभी चीज़ें हमारे पीडीएफ जो हैं टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। तो एमके नॉलेज ग्रुप को टेलीग्राम में सर्च करें या डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी इसे सजेशन में दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ मदद हो सके। चलिए हम बात करने वाले हैं कि जो सीजीपीएससी का हमारा जो पेपर होता है 200 का होता है, जिसमें से हम बात करें तो अभी वर्तमान में सामान्य हिंदी से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ से 50, सीजी से हमारा क्या है सीजी से 50 और इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला देखिए, हमने मॉडल आंसर के रूप में लिखा है कि मानक भाषा क्या है। कभी कभी परिभाषा पूछे जाते हैं और आशय स्पष्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार से अधिकतम जो है अंक 2 नंबर का शब्द सीमा कभी 30 और कभी 50 होता है। तो ये जो है पेपर इस प्रकार से इसमें 50 शब्द लिखा है, बट अभी वर्तमान में आपको 30 शब्दों में रहते हैं, तो इसका भी आप ध्यान देंगे। चलिए हम बात करते हैं कि निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है हमारा मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? तो किसी भाषा के प्रचलित अनेक रूपों में से सबसे शुद्ध रूप को मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, किसी भाषा के प्रचलित अनेक रूपों में से सबसे शुद्ध रूप को मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा व्याकरणनिष्ठ मानवीकृत व एक रूप होती है। औपचारिक अवसरों पर इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से 30 से 35 शब्दों में अभी वर्तमान समय में लिखने के लिए आ रहा है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह निश्चित रूप से आपको पूर्ण में पूर्ण अंक मिलेगा 2 नंबर के। इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आप अच्छे से लिखते हैं, शुद्ध व्याकरण का भी उपयोग करते हैं, शुद्ध मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से 2 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की जो है इससे संबंधित आपको मानक भाषा से संबंधित अवश्य पढ़ लें, सिलेबस में दिया हुआ है और इससे परिभाषाएं पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ध्वनि क्या है। ध्वनि का भी हमें आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने का मतलब उससे अभिप्राय क्या है, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप, उसका तात्पर्य क्या है, ये सभी चीज़ें आशय के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो मानव मुख से उच्चारित होने वाली सबसे छोटी सार्थक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि का प्रयोग बोलने और सुनने में होता है। उदाहरण में अ, आ, क, ख, ग आदि ये सभी क्या है, ध्वनि है। तो ध्वनि का इन्होंने परिभाषा लिखा है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित के प्रकार लिखने के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि स्वर का प्रकार और व्यंजन का प्रकार। इस प्रकार से क्वेश्चन 2000 के जो है 18 में प्री में पूछे गए थे। इस सभी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। तो पहला होता है मूल स्वर, जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं स्वर में। फिर आता है संधि स्वर, दीर्घ स्वर है। ठीक है, इस प्रकार से स्वर के कितने भेद हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है। मूल स्वर जिसे हम की अ, ई, उ, री आ जाता है, 4 जो हैं ये मूल स्वर जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और संधि स्वर जिन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, इसमें सभी आ जाते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, हा। संयुक्त स्वर भी इसमें कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने स्वर के प्रकार लिखने के लिए बोला। इसी प्रकार से व्यंजन के जितने भी प्रकार हैं उनको प्रकार भी आप लिख सकते हैं, जैसे स्पर्शी व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, उष्ण व्यंजन हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें क्वेश्चन में लिख सकते हैं और बेहतरीन रूप से ऐसा आंसर आपको देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो है परिवारची शब्द लिखने के लिए आपको यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार से 2-2 परिवारची कभी कभी देते हैं, कभी 4 परिवारची भी लिखने के लिए देते हैं। इस प्रकार से आप 4 परिवारची याद रख सकते हैं, जिसमें हमें 2 लिखना हो तो भी आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे हम कोयल का यहाँ पर बताया गया है, कोकिल या पीक हो गया, बसंत का ऋतुराज और
कुसुम माकर हो गया, अग्नि का आत्रा या पावक हो गया, कुबेर का यक्षराज और किन्नरेश हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। विलोम शब्द में देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो विलोम शब्द भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप अच्छे से याद रखते चलेंगे। उदांत का अनुदांत हो गया, सुयोग का योग हो गया, ईद का मुहर्रम हो गया और गौरव का लाघव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समाचरित भिन्नार्थक शब्द की क्या आशय है। तो शब्दों का ऐसा जोड़ा जो उच्चारण में समान प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ में भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे समाचरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको परिभाषाएं लिखने के लिए आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को भी आप रिविजन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचरित शब्दों के अर्थ और भेद स्पष्ट करने के लिए आपको आता है। इस प्रकार के एग्जाम में पूछे ही जाती हैं बार बार, जैसे कि अज और अब्द दिया हुआ है, तो अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्द का मतलब होता है बादल। तो इस प्रकार के अर्थ भेद वाले क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे और रिविजन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अली। अली का इसका अर्थ होता है एक भौरा होता है और एक अली का मतलब होता है सखी। तो इस प्रकार से दो समा उच्चरित वाले शब्द होते हैं उनके अर्थ हमें लिखने होते हैं। जैसे एक होता है तरणी, यहाँ पर तरणी एक है और एक दूसरा तरणी है, जिनमें मात्राओं का अंतर है। तो इस प्रकार से इस तरणी का अर्थ होता है सूर्य और इस तरणी का अर्थ होता है नाव। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप अच्छे से याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के तद्भव लिखिए। तद्भव से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तद्भव को अच्छे से पढ़ेंगे। तद्भव को कैसे बनाया जा सकता है, उत्तर में से इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछी, कुछी के यहाँ पर क्या होता है, कौन होता है। दूसरा यहाँ हमने कोकिल लिखा, कोकिल को क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं। तद्भव और तत्सम तो आप लोग समझते होंगे। तत्सम मतलब होता है जो संस्कृत के समान हो और संस्कृत से अभ्रंश रूप में निकल कर जो आता है उसे हम तद्भव रूप कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जैसे कंदली का केला हो गया और क्षीर का खीर हो गया। तो इस प्रकार से क्षीर एक क्या है, तद्भव रूप में लिखे, तो इस प्रकार से शुद्ध है। इस प्रकार से तद्भव इसका रूप क्या हो गया, खीर हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है तत्सम रूप में लिखना है। यहाँ पर तद्भव रूप में दिया हुआ है, तत्सम रूप में हिंदी रूप में दिया है, तो हमें तद्भव, ठीक है, तत्सम रूप में लिखना है। तो हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा, जो संस्कृत के समान हैं उन्हें हम तत्सम शब्दों के अंतर्गत लिखते हैं। कभी कभी तत्सम के परिभाषाएं भी लिखने के लिए आ जाता है, तो इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते चलेंगे। हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा, बंदर का बानर हो जाएगा, घोड़ा का घोटक हो जाएगा और आम का आम्र हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक सार्थक शब्द लिखिए। एक सार्थक वाक्यांशों के लिए, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पेट की आग को क्या कहते हैं, तो पेट की आग को जैसे जठरा नल कहते हैं, इसी प्रकार से जंगल का आग को क्या कहते हैं, द्वाग्नि कहते हैं। समुद्र को आग क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्काल कविता लिखने वाले कवि को क्या कहते हैं, आंसू कवि कहते हैं। जीवन पर्यंत का मतलब होता है आजीवन और इंद्रियों को जीतने वाला को क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। तो इस प्रकार से वाक्यांशों को एक एक सार्थक शब्द लिखने वाले क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से आपको संधि विच्छेद की कभी कभी परिभाषाओं भी देखने को मिलते हैं। इनके परिभाषा लिखने के लिए बात करेंगे, इनके प्रकार के भी आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि प्रकार भी लिखने के लिए आ सकते हैं और कभी कभी इन शब्दों के विच्छेद यानी संधि विच्छेद करने के लिए भी आते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है ग्रीस, ग्रीस का गिरी प्लस इस हो गया और इसके क्यों कौन से संधि में आते हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखते हुए सभी परिवेश में आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए षडानन की हम बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा षट प्लस आनन हो जाएगा और व्याप्त का इसका राइट आंसर बी प्लस आप्त हो जाएगा। पयोद का पयो प्लस द हो जाएगा। फिर ख निम्नलिखित शब्दों के संधि कीजिए। संधि में यहाँ पर निधन सहाय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निसहाय हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर न्यून है, निधन उनका न्यून हो जाएगा। चौथा यहाँ पर मधु आलय है, तो इसका मधवालय हो जाएगा और वाक्य मात्र है, तो इससे क्या होता है, वाड्य मात्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। हमारा क्या है, समासिक शब्द विग्रह करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समासिक शब्दों का विग्रह कीजिए। जैसे लोकोत्तर का दिया हुआ है, लोकोत्तर यानी लोक से उत्तर और नव युवक यहाँ पर दिया हुआ है। ठंड गर्म क्या हो गया, ठंडा या गर्म हो गया। ठीक, चवन्नी का चार आनों का समूह हो गया। तो इस प्रकार से समासिक शब्द यह दिया हुआ है और इसको विग्रह करना है यानी कि उसे तोड़ना है। जैसे लोकोत्तर है तो लोकों से उत्तर और यहाँ पर नव युवक है तो नव युवक के दोनों शब्दों को हमने तोड़ दिया है। ठंडा और गर्म, यहाँ पर ठंडा या गर्म हम कह सकते हैं। चार आनों का समूह को चवन्नी के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। चलिए निम्नलिखित शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखना है। कौन सा समास है इसके अंतर्गत, तो लाठा लाठी, तो लाठा लाठी में कौन समास है, तीनों ने लिखा है बहुव्रीहि समास है। सद्भावना, सद्भावना में कौन समास है, कर्मधारय समास है।
विधानसभा में कौन समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है। प्रत्यंग में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास। इस प्रकार से समास से लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से समास को भी पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय का भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं इनके परिभाषाओं के रूप में, या तो कभी उपसर्ग के शब्द दिए जाते हैं और दो शब्द बनाने के लिए भी बोल दिया जाता है। जैसा कि उपसर्ग के इन्होंने परिभाषा दिया है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उदाहरण में प्र प्लस ख्यात यानी प्रख्यात जो है उन्होंने उदाहरण दिया है। यानी कि उपसर्ग यानी उपसर्ग शब्दांश को शब्द जो प्रारंभ में जुड़ते हैं। उप मतलब क्या होता है? ऊपर का मतलब होता है आगे, यानी कि हम बोल सकते हैं उपसर्ग। ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। परफिक्स भी अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं, जो पहले फिक्स होगा उसे हम उपसर्ग के नाम से भी हम जानते हैं। और उपसर्गों से दो शब्द यहाँ बनाने के लिए बताया गया, जैसे कि प्रति, खुश, सर और अप यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रति का इसका प्रतिरोध हो जाएगा और प्रत्यय हो जाएगा। खुश का खुशबू और खुश मिजाज हो जाएगा। सर का सरकार और सर ताज हो जाएगा। अप का अपमान और अप यश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम शब्दों को भी अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात कर रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और मूल्य शब्द का भी अर्थ हमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चचेरा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, चचेरा का आप याद रख सकते हैं। चचेरा का यहाँ याद दिया सकता है चाचा प्लस एरा। ठीक है। इसके मूल शब्द में अंतर करना है, हमें अलग करना है। ठीक है। कसौटी यानी कि कस प्लस औटी हो जाएगा। धनवान का धन प्लस वान हो जाएगा। चतुराई का चतुर प्लस आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शब्दों को अलग करने के लिए आपको दिया रहता है, तो इस प्रकार से अलग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, प्रत्ययों को एक एक शब्द बनाना है। इले है, आहट है, औटी है और आओ है। तो इस प्रकार से मरियल हो गया, घबराहट हो गया, कसौटी हो गया। ठीक है। टकराव हो गया। तो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पत्रकारिता के 4 प्रकार लिखिए। ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि पत्रकारिता के जो है 4 प्रकार लिखने के लिए इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से लिखते घोषी जी पत्रकारिता, वार्डचा पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता और बाल पत्रकारिता। इस प्रकार से पत्रकारिता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से याद करते चलेंगे। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान रखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है आपको। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे कि यहाँ पर बाहुल्यता दिया हुआ, अशुद्ध रूप में से बाहुल्य हो जाएगा शुद्ध रूप। यहाँ पर केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण का शुद्ध रूप यहाँ पर देखिए आपको लिखा है केंद्रीकरण। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। केंद्रीयकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है। सशंकित का सशंक होगा। विद्वान का विद्वान ऐसे लिखा जाएगा। कुमुदनी का स्पेलिंग यहाँ पर देखिए इधर से हिर्सिक मात्र है। इस प्रकार से शुद्ध रूप में आपको लिखने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भी आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। तत्व का इन्होंने देखिए इस प्रकार से लिखने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि इन्होंने थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ाना चाहिए। ठीक है। चलिए वाक्यों के शुद्ध रूप में भी लिखने के लिए आपको आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए गया है कि दरअसल में वह नागपुर गया है। दरअसल वह नागपुर गया है। ठीक है। वह सब भले लोग हैं। वह के जगह पर यहाँ पर दरअसल वह, दरअसल में यहाँ पर क्या है? गलत है, इसको हटा दिया जाएगा। तो दरअसल में वह नागपुर गया है। यहाँ पर वह सब लोग गए हैं। वह एक क्या है? आपका सिंगुलर को इम्पोर्टेट कर रहा है, जबकि लोग वहाँ पर गए हैं। इस प्रकार से यहाँ आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी ज्ञान हो रहा है कि यह जो है प्लूरल में लोग गए होंगे, यानी कि यहाँ पर वे सब भले लोग हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मैं आपका दर्शन नहीं आपके दर्शन करने आया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा मुहावरों से है, जो कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्यों का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। जैसे कि चींटी के पर लगना, अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखेंगे विनाश के लक्षण प्रकट होना, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि इसे चींटी के पर लगना ही कहेंगे कि राम से रावण की बुरी तरह पेश आना। ठीक है। इस प्रकार से यानी विनाश के लक्षण प्रकट होना। ठीक है। गुलर का फूल होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थ हम लिखेंगे लापता होना। ठीक है। प्रयोग लिखेंगे एक वह तो ऐसा गुलर का फूल हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी पहले अर्थ लिखना है, उसके बाद हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपमंडू होना, इसका अर्थ जो है सीमित ज्ञान का होना। प्रयोग है कुपमंडूप होने से काम नहीं चलता है, बाहरी दुनिया का भी ज्ञान होना जरूरी है। निम्नलिखित जो है क्वेश्चन लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चिराग के तले अंधेरा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी बुराई नहीं करना।
तो लोकोक्तियों को मात्र यहाँ पर अर्थ को स्पष्ट करना है, कभी कभी वाक्यों में प्रयोग करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अपनी बुराई नहीं दिखती। चिराग तले अंधेरा का मतलब यह होता है कि अपनी बुराई नहीं दिखती है। एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम करना, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ हो जाएगा मूर्ख धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। निम्नलिखित कवियों की दो दो रचनाएं। तो इस प्रकार से कवियों की रचनाएं भी लिखने के लिए आ जाती है, तो आप इस प्रकार से याद रख चलेंगे कवियों को। जैसे सूरदास का सुर सागर और सुर सरावली है, मीराबाई का गीत गोविंद है, टीका है, ठीक है, नरसिंह जी का मायरा, ठीक है, गीत गोविंद का टीका और नरसिंह जी का मायरा मीराबाई जी का है। और तुलसीदास जी के विनय पत्रिका और दोहावली, कवितावली, रामायण वगैरह भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर देना होता है। जैसे कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बजाज जी की रचना है। अभंग पद किसकी रचना है, तो इस प्रकार से साहित्य के अंतर्गत रचनाओं को भी आप अध्ययन करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन रचनाकारों की है, माटी के मितान, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला शर्मा की है। उडरिया, इसका JR सोनी जी का है। कुछु काही यानी कि द्वारका प्रसाद तिवारी के विप्र का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी की निम्नलिखित साहित्यकारों के एक एक रचना के नाम लिखिए। जैसे राजेंद्र सोनी का है जो है घोरबहारा, तोला, गांधी, बनाबो, डॉक्टर शंकर शेष का घरौदा है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ साहित्य के बारे में भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विमल कुमार का है गवई के गीता, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों का सार यहाँ पर लिखने के लिए आपको आता है। जैसे कि यहाँ पर सारांश आपको गद्यांश दिया जाता है और इसके सार 1/3 शब्दों में हमें लिखने होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप पढ़ते हैं और इसके हमें उपयुक्त शीर्षक भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसे शीर्षक देंगे। जैसा कि आप इसको पढ़ेंगे तो वीरता के बारे में यहाँ पर स्वाभाविक गुण वीर कृत्रिम नहीं होते हैं, वे स्वाभाविक होते हैं। वीर किसी के द्वारा बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है, मनुष्य में जन्मजात होती है, किसी दूसरे के द्वारा उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार वन में देवदार के वृक्षों को नहीं कोई बोता है, न कोई उनका पालन पोषण करता है, वे तो स्वयं बढ़कर पूरे वृक्ष बन जाते हैं, उसी प्रकार वीरों का न तो कोई बनाता है, नहीं बाहरी उपकरण उनके निर्माण की किसी प्रकार की सहायता देता है। वे तो एकांत जीवन में स्वयं प्राकृतिक रीति से बढ़कर वीर के रूप में सामने आ जाते हैं। वे दिखावे से दूर रहते हैं और उनका जीवन ज्वारात की खानों की ऊपरी भूमि की तरह होती है। जिस प्रकार ज्वारात की खानों की ऊपरी भूमि को देखकर साधारण पुरुष यह नहीं समझ सकता कि इस जमीन के अंदर ज्वारात बड़े बड़े हैं, उसी प्रकार वीर के बाह्य जीवन को देखकर यह नहीं लगाया जा सकता कि वह वीर है। तो इस प्रकार से आता है, आपको इस प्रकार से अच्छे से लिखना होता है। जैसे कि उन्होंने सारांश लिखा है कि वीर के बनाने में कारखाने नहीं होते हैं, वे तो देवदार के पेड़ों की तरह जीवन रूपी जंगल में स्वयं ही उत्पन्न होता है। और वीर बिना किसी के दूध पिलाए या किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनका सारा जीवन भीतर ही भीतर होता है। बाहर से तो रत्न के खदान की तरह, ऊपरी जमीन की तरह दिखाई पड़ते हैं या देता है। इस प्रकार से 1/3 में आपको लिखने के लिए आते हैं। और जो एक गद्यांश और होता है जिसे अपठित गद्यांश कहते हैं, और इसके आपको आंसर लिखने होते हैं। जैसे कि जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश करने के अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्चे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे लोग जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाया चाहे देवता। तो इन सभी चीज़ों को इन्होंने बताया है। घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है, घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई मित्र चुनने की होती है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। और नेक्स्ट इसका है हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणित हो जाता है, हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा है किस अवस्था में हमारे भाव अपरिमार्जित होता है और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। युवावस्था में, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। गद्यांश के उचित शीर्षक क्या है, युवावस्था के बारे में महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। संगीत के गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है, सारगर्भित व्याख्या भी इसको करने की बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि युवावस्था में हमारे भाव
अपरिमार्जित और प्रवृत्ति जो होता है अपरिपक्व रहती है। युवा के कच्ची मिट्टी के समान होते हैं जिनमें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में संगति का असर हमारे आचरण पर अत्यधिक होता है। परिपत्र से क्या आशय है? जब किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना मांगनी होती है या देनी हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः आंतरिक होता है। तो इस प्रकार से परिपत्र वगैरह जितने भी प्रारूप हैं, अनुवाद है, रिमाइंडर है, इन सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका भी आप याद रखेंगे और इस प्रकार से मॉडल आंसर को ध्यान में रखते हुए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परिपत्र का एक प्रारूप तैयार करने की बात भी किया जाता है। आपको दिया रहेगा कर्मचारी और महिला विकास अधिकारी का नाम वगैरह और इस सूचनाएं दी होती हैं। अभ्यर्थियों को प्रतिवेदन में इस प्रकार से नामांकन सरनामा आदि नहीं लिखना मना होता है। वहाँ पर जो भी सूचनाएं दी हैं उनके अनुसार आपको लिखना होगा। जैसा कि उन्होंने लिखा है, संख्या क्रमांक हम पहले लिखेंगे, फिर जिस अधिकारी को लिख लेंगे उस अधिकारी का नाम या स्थान का नाम, जैसे जिला महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को लिखा जा रहा है। उसके बाद दिनांक होगा और विषय जो है कार्यालय परिसर की जो है परिपत्र है। ठीक है, स्वच्छता के संबंध में है। जिला कलेक्टर रायपुर के पत्र क्रमांक इतना दिनांक के अनुसार जिला कार्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के निर्णय के लिए है, अतः कार्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखें। तो इस प्रकार से आपको परिपत्र दिखा जाता है। सेवा में समस्त कर्मचारी और सूचना पटल के अधीनस्थ आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार से प्रपत्र किसे कहते हैं, इसे भी परिभाषाओं के रूप में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। आवेदक या ग्राहक से वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस छपे हुए कागज का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रपत्र कहते हैं। यह फार्म का हिंदी रूपांतरण है। शासकीय और निजी संस्थाओं दोनों इसका प्रयोग करते हैं। अर्धशासकीय पत्र एक नमूना तैयार कीजिए। इस प्रकार से चीज़ भी लिखने के लिए आपकी आती हैं। ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीएससी, इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं इस प्रकार से चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण इसका और भी प्रश्न होता है जो कि निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको दिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेरली ए लाइफ लेसन बुक। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, संविधान केवल एक निर्जीव पुस्तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, इट इज द डायनेमिक प्रोसेस। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह कार्यशील संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, इट डील्स टू विथ फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट एंड इट कम्स टू हैव मीनिंग ओनली फ्रॉम हाउ इट इज ऑपरेट एंड बाय whom it is operated. The citizens are the concerned with the constitution as it affects their lives, as it governs them. While a document is an inherent life lesson things, the constitution is the living dynamic reality. It is the always developing. The constitution of India was developing in the talking shape even before the जो है independence. It is the continued to be made even after independence in 1947 of even after 26 January 1950. तो इस प्रकार से आपको अनुवाद करने के लिए दिए रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अनुवाद किया है। बिल्कुल इस तरह से आप याद करते चलेंगे, अनुवाद करते चलेंगे और इसका अर्थ जो भी आपको दिया है सेम टू सेम आपको एक अनुवादक की भांति अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए इसका मॉडल आंसर को हमने पूर्ण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो इस प्रकार से भी अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आपको आता है, तो इस प्रकार से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे कि यह काम दोपहर 3 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह काम जो है, काम यहाँ पर लिखेंगे, काम को जॉब कहते हैं। द जॉब मस्ट मैंने होना चाहिए। बी फिनिश्ड मतलब खत्म हो जाना चाहिए। यह क्या होता है आपको बताया गया है इस प्रकार से। तो यह जो है पास्ट की यहाँ पर लगेंगे V3 फ्रॉम बाई 3 PM। तो इस प्रकार से तुम्हें संस्था के नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द क्या होता है इंस्टीट्यूट, जो भी उनका नियम है उनको पालन करना चाहिए। ठीक है, इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसका हो जाएगा हु इज द ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। ठीक है, 100 वर्षों को शताब्दी कहा जाता है। 100 years इज कॉल्ड ए सेंचुरी। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी। तो इस प्रकार की चीज़ें आप अच्छे से याद करके या प्रैक्टिस करके रिवीजन करके जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। एक जरूरी सूचना, इस प्रकार के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी PDF वगैरह है आपको वहाँ पर PDF मिल जाएंगे। MK नॉलेज ग्रुप आप सर्च करें टेलीग्राम में जाकर, या हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारा लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे और भी बेहतरीन और इसके दूसरे पार्ट। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।